समझिए, देखिए मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो समझाया गया था वो इन थ्योरी से समझाया गया था। तो सबसे पहले मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करूंगा। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, ये हमें पता है, लेकिन ये किस तरीके से बनता है, यहाँ पे क्या चीज शेयर होता है, हमें ये पता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग होती है। शेयरिंग किस चीज की होती है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ होता है? ऑर्बिटल्स में। तो फाइनली यहाँ पे जो शेयरिंग है वो किस चीज की है? ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स की शेयरिंग तीन तरीके की होती है, तो यहाँ पे बना लेते हैं ऑर्बिटल शेयरिंग। ऑर्बिटल शेयरिंग, इसमें क्या होता है? सबसे पहले आपका एसएस ऑर्बिटल की शेयरिंग यहाँ पे बता रहे हैं। एसएस ऑर्बिटल की शेयरिंग किन कंपाउंड्स में हो सकती है? एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड एस और एस ओवरलैपिंग से बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा? एस ऑर्बिटल क्या है? ये आपका स्फेरिकल होता है, दूसरा एस ऑर्बिटल आपका स्फेरिकल होता है। इनके न्यूक्लियस सेंटर में है, यहाँ पे आपका शेयर्ड पेयर आ गया। और अगर यहाँ पे इनके दो न्यूक्लियस को इंटरकनेक्ट किया जाए, जिसे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं, तो शेयर्ड पेयर जो है वो आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे लाई कर रहा है। एंड ये अगर कंडीशन है तो हमेशा ये एक टाइप ऑफ बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इसी को कहते हैं जब शेयर्ड पेयर पूरा का पूरा आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे लाई करता है। सेकेंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पे है एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग आपको कहाँ मिल सकती है? इसका एग्जाम्पल HCl, क्योंकि हाइड्रोजन का अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो S में है, लेकिन क्लोरीन का अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस में होगा? P में। तो यहाँ पे एक S ऑर्बिटल आपने यहाँ पे बनाया और एक आपने P ऑर्बिटल लिया। तो P ऑर्बिटल यहाँ पे डम्बल शेप, और ये आपका शेयर्ड पेयर आ गया। और यहाँ पे ये न्यूक्लियस इसका है, ये न्यूक्लियस इसका है। अलोंग अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आप यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, शेयर्ड पेयर फिर से यहाँ पे लाई कर रहा है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, इसीलिए फिर से ये एक टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। तीसरा यहाँ पे आता है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग में अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें, दो फ्लोरीन एटम के बीच में या दो क्लोरीन एटम के बीच में, आप यहाँ पे ये ले सकते हैं। अब दोनों केस में, चाहे क्लोरीन लें या फ्लोरीन, दोनों केस में ओवरलैपिंग यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स की होगी, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन वही है। तो यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल ये बनाया, सेकेंड पी ऑर्बिटल यहाँ पे एक और बना लीजिए, और इनके न्यूक्लियस सेंटर में और शेयर्ड पेयर ये रहा। अगेन ये सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे इसमें पहचान बस एक ही है कि न्यूक्लियस पे शेयर्ड पेयर लाई करता है, जिससे दो न्यूक्लियस के बीच में मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे आ सके। क्लियर है? तो ये आपका पीपी ओवरलैपिंग हो गया। बट ये कौन सी पीपी ओवरलैपिंग है? ये आपकी हेड ऑन ओवरलैपिंग। और यहाँ तक जितने भी बॉन्ड आपने ये पढ़े हैं, ये सब आपके सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब यहाँ पे एक और पीपी ओवरलैपिंग होती है जो साइडवेज होती है, जिसको लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो ये आपका लेटरल ओवरलैपिंग कह दीजिए पहले तो इसे, और साइडवेज ओवरलैप। और इससे क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। और ये वन ऑफ द वीक बॉन्ड है। तो ये एग्जाम्पल आप कोई भी डबल बॉन्ड कहीं पे भी ले लीजिए, जैसे ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो वो डबल बॉन्ड जो बनेगा वो यहाँ पे पी ऑर्बिटल की साइडवेज ओवरलैपिंग से आपका बनने वाला है। ये दो पी ऑर्बिटल, इनके न्यूक्लियस को कनेक्ट किया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे आपके शेड पे लाई कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या है? ये वन ऑफ द वीक बॉन्ड है, और आप इसे पाई बॉन्ड कहते हैं। तो ये बनता है पी और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। ये ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड जो ऑर्बिटल बनाती है पी ऑर्बिटल, वो कौन सी होती है? PZ। और ये जो पाई बॉन्ड बनाती है वो PX और PX ओवरलैपिंग से मिलेगा, या PY और PY ओवरलैपिंग से मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि PX और PY ओवरलैप कर जाए। आप देखिए कुछ ओवरलैपिंग्स पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल की इस तरीके से ओवरलैप कराना चाहता हूं तो क्या ओवरलैप हो जाएगा?
नहीं, तो यहाँ बॉन्ड नहीं बनेगा। ऐसे ही अगर मैं p ऑर्बिटल सपोज करो एक px में लेता हूँ यहाँ पे और एक मैं यहाँ पे py लेता हूँ, तो px और py की ओवरलैपिंग क्यों नहीं हो सकती? अब आपको क्लियर है? तो हमेशा ओवरलैपिंग या तो px की होगी, py की होगी, तो पाई बॉन्ड मिलेगा। अगर pz ओवरलैप करेगा तो ऑलवेज आपको सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे मिलना है। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे m की वैल्यू क्या होती है? 0, और px और py में m की वैल्यू -1 और +1 कुछ भी हो सकती है। क्लियर है ये बात? तो ये टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे खत्म हुए और दो केसेस मैंने बताए हैं जहाँ पे ओवरलैपिंग अगर इस तरीके से अप्रोच होगा तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनने का कोई चांस नहीं है। अब यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओवरलैपिंग तो हमने समझ ली क्या होती है। अब इस ओवरलैपिंग में कौन सी ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस शेल की जो ओवरलैपिंग में या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं? ये वो ऑर्बिटल्स हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे अब वापस आते हैं, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे, इसमें पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे सुनना है वो ये है कि ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन अब कौन सी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी? जो हाफ फिल्ड है, जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑर्बिटल्स बैलेंस शेल की वो भी कौन सी ऑर्बिटल? सारी नहीं, ऑर्बिटल्स कंटेनिंग IN आएगा ING ऑफ containing unpaired electron participate in bond formation। ये प्रायर कंडीशन है। अब ये जो ओवरलैपिंग करेंगी वो आपने नेक्स्ट पेज पे सीख ही लिया है कि ऑर्बिटल्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अप्रोच करेंगे, ओवरलैप करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे कौन सा सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है? SS ओवरलैपिंग का, SP ओवरलैपिंग का या PP का? क्यों? क्योंकि SS में जो इलेक्ट्रॉन है वो तीनों एक्सिस पे डिस्पर्स हो जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ PP पे सिर्फ PX की होगी, फिर डिस्पर्शन सबसे कम होगा। उस लेवल पे ठीक है आप बोल रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे इतना ही बोलूंगा कि सिंपल आंसर इसको आप ऐसे दे सकते हो, वो भी ठीक है जो आप बोल रहे हो। किसी भी एक्सिस पे आप उसको देखोगे कि कैसे अप्रोच हो रहा है, लेकिन आपने जैसे पढ़ा कि p ऑर्बिटल 3 एक्सिस पे होती है, px, py, pz। तो p ऑर्बिटल सबसे पहले देखिए, p ऑर्बिटल जो है ये क्या होती है? डायरेक्शनल। p ऑर्बिटल क्या है? डायरेक्शनल। क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ है? देखिए, या तो न्यूक्लियस के इस तरफ है या न्यूक्लियस के इस तरफ है, ऊपर और नीचे तो नहीं है ना, जैसे आप नोड कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस हो गया सेंटर में। कायदे से तो न्यूक्लियस यहाँ पे सेंटर में बना के एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का लूप इस तरफ होता है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का लूप इस तरफ होता है, लेकिन बना हम ऐसे देते हैं। तो ये यहाँ पे देखा जाए तो एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये डायरेक्शनल है। और दूसरा s ऑर्बिटल की अगर आप बात करते हो तो ये क्या है? सिमेट्रिकल है। इसमें क्या है? न्यूक्लियस सेंटर में हुआ आपका और इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? इसके चारों तरफ एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और 3 डायमेंशनल स्पेस में है। तो इसीलिए SS ओवरलैपिंग इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा जितना PP ओवरलैपिंग होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होगा? PP ओवरलैपिंग, लेकिन कौन सा? हेड ऑन, साइडवेज वाला नहीं, हेड ऑन। PP ओवरलैपिंग जो PZ का है, इट इज ग्रेटर देन SP ओवरलैपिंग एंड इट इज ग्रेटर देन आपका SS ओवरलैपिंग। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड आपकी समझ में आ गया। और इसके अंदर अब यहाँ पे डायरेक्शनल नेचर स्ट्रेंथ की बात कर ली। अब यहाँ पे देखते हैं कि मैक्सिमम ओवरलैप आपका जहां होता है वहां पे उतनी ज्यादा शेड पेयर जो है वो न्यूक्लियस दोनों उस शेड पेयर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जितना ओवरलैप रीजन उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड दो वजह से नापते हैं। पहला तो कितनी ओवरलैपिंग है, और ओवरलैपिंग किस पे डिपेंड कर रही है? डायरेक्शनल नेचर पे। इसी वजह से PP ओवरलैपिंग वाले बॉन्ड आपके ज्यादा होंगे। सिर्फ ये क्राइटेरिया मैं ओवरलैपिंग के बेसिस पे कह रहा हूं, इस बेसिस पे स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं होती बॉन्ड की, क्योंकि वहां पे बॉन्ड लेंथ भी देखी जाती है।
तो बॉन्ड लेंथ अगर बहुत बड़ी है तो बॉन्ड वीक होगा ही होगा, लेकिन एक ही कंपैरिजन अगर है, बॉन्ड लेंथ सेम है, तो फिर वहां पे एसएस, एसपी और पीपी ओवरलैपिंग का क्राइटेरिया आप लगा सकते हैं। बॉन्ड लेंथ जो है वो तो टॉप पे रहेगा ही रहेगा। ये बात मैंने शायद बताई थी, आपको याद है कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बस ये ध्यान में रखिएगा, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या आपको ऑर्बिटल डायग्राम्स बनवाए हैं? ऑर्बिटल डायग्राम्स बनवाए हैं? तो चलिए बताइए कोई नाम जिनके बना के देखें हम यहाँ पे, कोई एक आध नाम बताइए। हाइड्रोजन, हमारे पास ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझिए, पहले ये पॉस्टुलेट्स हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिग्मा और पाई बॉन्ड के डिफरेंस आपको कराने हैं, और दूसरा इनके जो मेन पॉस्टुलेट थे। पहला पॉस्टुलेट, बातचीत बंद करो और यहाँ पे सुनो। पहला पॉस्टुलेट है द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड बैलेंस ऑर्बिटल ऑफ टू डिफरेंट एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो हाफ फिल्ड का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। The overlapping causes the electron density between two bonded atom to increase. This gives up the property of stability to a molecule. In case the atomic orbital possess more than one unpaired electron, then more than one bond can be formed and the electron paired in the valence shell cannot take part in bond formation. ठीक है, जब एक बार वो पेयर अप हो गया तो दोबारा तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में पेयर्ड है तो उसको अगर आप अनपेयर्ड कर सकते हो तो वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे PCl3, PCl5, फास्फोरस की आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 2 पेयर्ड होते हैं, 3 अनपेयर्ड होते हैं। लेकिन अगर आप पेयर्ड को भी अनपेयर्ड कर सकते हैं तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीज कर सकते हैं। बट ऐसा नाइट्रोजन में नहीं होगा। नाइट्रोजन में क्यों नहीं होगा बताइए? PCl3, PCl5 एग्जिस्ट करता है, NCl3 एग्जिस्ट करता है, लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? बिल्कुल ठीक, डी सबशेल की एब्सेंस की वजह से 1s2, 2s2, 2p3। आपको ये तो पता है कि सेकंड शेल में आपका डी सबशेल नहीं होता, तो आप इसको अनपेयर कैसे करोगे? इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप अनपेयर कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप यहाँ पे फास्फोरस देखो, इसी ग्रुप में है 15, तो यहाँ पे क्या होगा? 1s2, 2s2 एंड 2p5, 2p6 सॉरी, 3s2, 3p3। तो थर्ड शेल में तो डी सबशेल है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? इस अनपेयर्ड मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करके डी में ले आ सकते हो, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे। तो NCl5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि हम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं बना सकते। उसकी वजह क्या है? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये बात समझ में आ गई? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि हम कोवेलेंसी बढ़ा सकते हैं अगर हमारे पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट में वेरिएबल कोवेलेंसी देखने को मिलता है। और कौन सा ये पॉइंट है इसमें? हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शन इन नेचर। जितने भी शेप है या स्ट्रक्चर है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो आपका किस बात पे डिपेंडेंट है? कोवेलेंट बॉन्ड पे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ही डायरेक्शनल है और वो ही बॉन्ड आपका मदद करता है। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में भी आप देखो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद करती हैं, या उसमें शेप निकालने में आपकी मदद करती हैं, बॉन्ड एंगल वगैरह, ये सब चीजें आप वहां पे पता कर सकते हो। अब यहाँ डिफरेंस पढ़ लीजिए, सिग्मा पाई बॉन्ड के कोई भी 2 या 3 डिफरेंस याद कर लीजिए। पहला तो डेफिनेशन है, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइडवेज ओवरलैप। दूसरा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है, ये 2 तो याद कर लीजिए। तीसरा आप अपनी तरफ से कोई भी देख सकते हो, लेस रिएक्टिव या फिर मोर रिएक्टिव। ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल में कंट्रीब्यूट करता है और ये कोई शेप में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है? हाँ जी, सब डला हुआ है। चलिए अब आ जाइए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे।
पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कौन से बताए आपने? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इथाइलिन का बना रहा हूँ, उससे कवर अप हो जाएगा सब कुछ। इथाइलिन होता है C2H4, और ये आप भी बनाइए यहाँ पे किस तरीके से ये बनाना है, इसको आप लोग भी ड्रॉ करिए। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर बनाते रहिए साथ साथ। C2H5 होता है इथाइल, नहीं इथाइल। इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब 3 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। दैट मींस कि कार्बन का स्ट्रक्चर बनाइए, पहले हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे पता कर लिया आपने sp2, अब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आप यहाँ पे बना सकते हैं, एक लूप छोटा और एक लूप बड़ा। यहाँ पे भी एक बना लीजिए और यहाँ पे भी एक आप ऑर्बिटल बना सकते हैं। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई। यहाँ पे एक और कार्बन है, इसके पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो एक तो ओवरलैपिंग में खर्च हो गई आपकी और बाकी 2 आपकी यहाँ पे 2 इधर ये है। तो पहले नॉर्मल डायग्राम आपको बनाना चाहिए, फिर उसके बेसिस पे ये। अब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, तो ये आपका ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ हाइड्रोजन एटम लिख दीजिए, इधर भी हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम की ओवरलैप है और यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन एटम का ओवरलैप है। अगर आपने एक डायग्राम समझ लिया तो बाकी सब डायग्राम खुद आप बना सकते हैं। और ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये 3 जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे के सारे आपके क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। अब इसकी लेबलिंग करते हैं, ये कौन सी ओवरलैपिंग से बना है सिग्मा बॉन्ड? sp2 sp2 ये तो sp2 और S ये भी आपका sp2s और ये भी sp2s। ये बात हमेशा ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड आपके बनते ही हेड ऑन ओवरलैपिंग से है, sp2 और s ओवरलैपिंग। अब देखिए यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल थी, जिनमें से 2 ने तो पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन एक ने नहीं किया, तो वो ऑर्बिटल कार्बन पे आप यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं। ऐसा ऑक्सीजन में भी है, रहेगा। ऑक्सीजन में भी 2 p ऑर्बिटल हैं, एक तो पार्टिसिपेट करेंगी, वहां हाइब्रिडाइजेशन तो है नहीं, तो एक p ऑर्बिटल की तो ओवरलैप आप यहाँ दिखा दोगे। चलो वो वाला भी देखते हैं अभी। और ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जो ऐसे प्लेन में है जो कि हाइब्रिड प्लेन में नहीं होती है, उसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर होती है। मान लो कि ये लूप यहाँ से कार्बन से आपकी तरफ आ रहा है और ये लूप कार्बन से पीछे की तरफ जा रहा है, सेम इस तरफ, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। और ये कौन सी ऑर्बिटल है, ये आपकी px या py हो सकती है, pz नहीं हो सकती क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर गई है और वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में। तो दिस इज सिग्मा बॉन्ड और ये आपके कौन सा है, ये पाई बॉन्ड है। तो इसकी ओवरलैपिंग आप अपने तरीके से यहाँ पे समझा सकते हैं और ये स्ट्रक्चर आपका बन गया। सेम या ऑक्सीजन का बनाते हैं। ऑक्सीजन में यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p4। तो 2p4 के अंदर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिल जाएंगे, 2। 4 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे करें 1 2 3 एंड 4, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब देखिए ऑक्सीजन एटम के पास 2 p ऑर्बिटल है। अब जो pz ऑर्बिटल है वो तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, वो ये रही, और ये भी एक ऑक्सीजन एटम है, इसके अंदर भी ये p ऑर्बिटल है आपका, मतलब pz, और एक आपका px या py जो है वो पाई बॉन्ड में बनाने में यूज अप होगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक px या py, जो मर्जी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल आपका बना है ओवरलैपिंग में, ये आपका pz और pz की ओवरलैपिंग से बना है, और ये जो साइडवेज ओवरलैपिंग से आपका बना है ये कौन सा है, आपका पाई बॉन्ड है, और ये px या py ओवरलैपिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो सर वो वाले खाली हाँ जी, आगे से। आप इसको शेड कर सकते हैं, मतलब अगर ये कलर है तो कलर कर सकते हैं अलग p ऑर्बिटल दिखाने के लिए। इतना आप यहाँ पे, तो 2 नंबर एक्स्ट्रा। वो टीचर के ऊपर है, लेकिन किया जाता है, डायग्राम में रिकमेंडेड होता है। पीरियोडिक टेबल और कोई ऑर्बिटल डायग्राम जो आपको लगता हो थोड़ा टफ है तो वो बना के देखना है तो सारे
चलिए मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे आ रहा हूँ अब। तीन ऐसे पॉइंट्स है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नंबर पहला, 3 points which molecular ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी could not explain। बता सकते हैं किसी ने पढ़े हो तो? सर एक तो वो डायमैग्नेटिक नहीं बता पाया था, डायमैग्नेटिक तो डायमैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन नहीं बता पाया। हाँ, अरे पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। चलो अब सुनो, अब तुम इसको, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बताइए ये किस तरीके से पैरामैग्नेटिक नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा? देखो अगर सुनना है तो ध्यान से सुनो, बातचीत बंद कर दो क्योंकि उसके हिसाब से वैलेंसी तो पूरी। और क्रिश अगर नहीं पढ़ना बाहर चले जाओ, बातचीत भी नहीं चाहिए मुझे। सिग्मा बॉन्ड के 3 डिफरेंस बताना। क्रिश, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के 3 डिफरेंस। चलो दूसरा छोड़ो, अब ध्यान से सुनो। यहाँ पे इस पे मैं पूरा कुछ भी पूछूंगा तुमसे तो कुछ भी नहीं होने वाला, एक ही पॉइंट याद है तुम्हें बस। देखो क्रिश, अगर पढ़ाई करनी है तो ढंग से करो, नहीं तो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे। सुन, अब की बार मैंने बाहर भगा देना सीधा, पहली बताती है। पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सेकंड है एग्जिस्टेंस ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल्स। आयनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? जैसे O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, ये आयन्स आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते किससे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और तीसरा पॉइंट ये था कि सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आपकी अफेक्ट होनी चाहिए ड्यूरिंग अ फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ ये माना जाता था कि सिर्फ आपका जैसे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है तो आपसे इस शेड पेयर की एनर्जी को ही कंसिडर कर रहे हैं, इनको तो कंसिडर ही नहीं कर रहे जो उसके अलावा छूटे हुए हैं। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कहा सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अफेक्ट होगी, दैट एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स will be affected। चलिए पहले मॉलिक्यूल को यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑक्सीजन का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाई? आपने पीछे देखा था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 थे ऑक्सीजन के एक एटम पे। अगर ये दोनों यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज अप हो गए आपके, तो क्या हुआ? ये पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो गया या नहीं मॉलिक्यूल? यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, 1s2, 2s2 एंड 2p4। तो 2p4 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे बताए थे मैंने। ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तब तक कैरेक्टर क्या है आपका? पैरामैग्नेटिक। लेकिन जैसे ही ये आपका पेयर अप होंगे, आपस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल को जब मैग्नेटिक फील्ड पे रखा तो वो क्या हुआ? अट्रैक्ट हो गया। और अट्रैक्ट होने का मतलब क्या है? इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बातचीत बाद में करना, पहले यहाँ सुनो। ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं एक्सप्लेन कर पाया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसको सबसे पहले देखना है। बाकी ये 2 पॉइंट हम फिर इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ये आया इनका, बिल्कुल डिफरेंट था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, कि जब भी एक मॉलिक्यूल बनेगा तो 2 एटम्स जो पास पास आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, उनके न्यूक्लियस क्या होगा? सेंटर में आ जाएंगे। ये न्यूक्लियस सेंटर में आ गए और इनके चारों तरफ जो एटमिक ऑर्बिटल्स थी इन एटम्स के, वो आपस में मर्ज होके क्या बना देंगी? ये बना देंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपकी बनेंगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मर्ज होने से। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आया कि एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज कैसे, एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज कैसे होंगी, ये आपका एक प्रिंसिपल यूज होता है जिसका नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इस प्रिंसिपल के थ्रू ये मर्ज आपका होना बताया। इसके लिए भी अगर हम देखें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक फीचर यूज किया गया कि व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल, बताइए क्या है, व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल? एटॉमिक ऑर्बिटल की कोई डेफिनेशन आपने पढ़ी है? होता है 3D स्पेस होता था अराउंड द न्यूक्लियस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन Electron could be formed. Probability is the highest. probability is highest where the probability of finding the electron is maximum, वो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे आपको मिल जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मर्ज करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक आपका स्पीड से मूव कर रहा है किसी, और ये स्पीड के कारण उसके अंदर क्या आ रहा है, वेव कैरेक्टर, है ना, उसके अंदर लैम्डा वेव एसोसिएटेड है। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में आप मर्ज कराओगे तभी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। ये क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनको जब आप मर्ज करोगे तो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे मिलेगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का मर्ज होना, और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है। और जब दो वेव्स मर्ज होती हैं तो क्या होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे जब दो वेव मर्ज होती हैं तो इस प्रोसेस को यहाँ पे इंटरफेरेंस कहा जाता है। इंटरफेरेंस आपका दो तरीके का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आपको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आपको मिलेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लोअर होती है, और डिस्ट्रक्टिव एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये प्रिंसिपल है। यहाँ पे आप इसको बना लेते हैं कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एनर्जी एक्सेस आपकी ये रही। तो जब आप इसको मर्ज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको मिल जाने वाला है। मतलब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, एक की एनर्जी जो लोअर है उसको आप क्या कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे वाले को कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दो ऑर्बिटल्स आपको मिल जाएंगे। तो इस बेसिस पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एलसीओ प्रिंसिपल के थ्रू ये समझाया गया कि किस तरीके से यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके बनते हैं। फिलहाल आपको इसका एक एक डिफरेंस कम से कम आना चाहिए, या दो दो डिफरेंस, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं इनके मेन डायग्राम्स पे जिसपे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये जो डायग्राम है ये आपका नाइट्रोजन के लिए है। इससे पहले मॉलिक्यूलर डायग्राम्स के बारे में भी कुछ ये सीख लीजिए। जो मॉलिक्यूलर डायग्राम्स हैं आपके, मॉलिक्यूलर डायग्राम्स के अंदर दो तरह के ऑर्डर फॉलो किए जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं एनर्जी के, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में जब अरेंज करते हैं यहाँ पे, तो वो एक डायग्राम के थ्रू हम पहले स्टडी कर रहे हैं, फिर इसको रनिंग फॉर्मेट में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अगर आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो इसको आपने 1s और 1s की ओवरलैपिंग से जो मिला उसको आपने लिखा 1s मतलब सिग्मा 1s। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप क्या लिखोगे, एस्ट्रिक लग जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, अगर Z आपका लेस देन 7 है या इक्वल टू 7 है तो एक अलग डायग्राम आपको बनाना है, और अगर आपका Z ग्रेटर देन आपका 7 है तो अलग डायग्राम आपको फॉलो करना है। इसके लिए आ जाएंगे क्या, ऑक्सीजन आपका आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, एंड नियॉन आ जाएगा। और यहाँ पे कौन से आ जाएंगे, ये नाइट्रोजन आ जाएगा। इससे नीचे क्या आता है, कार्बन, फिर बोरॉन, बेरिलियम, वो तो हो गया, हीलियम। हीलियम का तो बनता नहीं है मॉलिक्यूल, और लिथियम एलाइड। चलिए अब यहाँ पे हम पहले सबसे पहले ऑक्सीजन को लेते हैं, क्योंकि इसी का सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ये डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, 1s 2s से स्टार्ट हो रहा है, मैं 1s नीचे बना लेता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने 1s बना लिया, यहाँ पे 1s, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा सिग्मा 1s एस्ट्रिक, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1s। इसको यहाँ जोड़ दीजिए इसको। आप बताइए ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर। इन 16 इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन आपने करना है कैसे? 1s और 1s को मर्ज करके किया तो सिग्मा 1s और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s मिला। जब आपने 2s और 2s को मर्ज किया तो सिग्मा 2s और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s मिला। ऐसे ही जब आपने सिग्मा 2p को किया, ये 2pz है मोर करेक्टली, सिग्मा 2pz, तो सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग जो है वो सबसे हाईएस्ट है। और फिर पाई 2px पाई 2py जब आपने मर्ज किया, इसको आप लिख सकते हैं पाई 2px और ये पाई 2py। ऐसे ही ये आपका क्या हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग पाई 2px और ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग पाई 2py और ये सिग्मा 2pz है। अब यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन इधर गया, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठा इधर, 7th, 8th। ये ध्यान रखना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। इस तरफ आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ये बताना पड़ेगा आपको। तो कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए? 8, यहाँ पे 9 और ये 10। बेटा पीछे बातचीत बंद करो और यहाँ पे सुनो। और फिर यहाँ पे ये कितने हो गए? 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, 16। तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इसी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या होगा आपका? पैरामैग्नेटिक। तो आपको ये डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझाना पड़ेगा। वैसे आप इसको रनिंग में भी लिख सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हैं? 2। इसको एक बार वैसे भी लिख लेते हैं रनिंग फॉर्म में। अगर डायग्राम बनाने को नहीं कहते हैं तो आपको ये फॉलो करना है कि सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s, सिग्मा 2px 2pz, फिर आएगा आपका पाई 2px और पाई 2py और फिर आएगा आपका पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और फिर आ जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। हाईएस्ट एनर्जी इसकी होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हो। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। फिर पहले एक एक जाएगा यहाँ पे और फिर ये पेयरिंग हो जाएगी आपकी और फिर अल्टीमेटली एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो भी 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। लेकिन ये डायग्राम नहीं है, ये रनिंग में आपका ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर यहाँ पे है। आप लिख सकते हैं एनर्जी इंक्रीजेस या ई, एनर्जी इस तरफ आपकी इंक्रीज हो रही है। तो अब यहाँ पे हम निकालना सीखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालोगे। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है बताइए? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखो निकाल रहे हैं। हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे कि आपके गिन के बताइए। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भाई 2 इधर हैं, 2 इधर हैं और 2 आपके इधर हैं। ठीक है, ये 10 हो गए, 11, 12, 13, 14। गिनो कितने हो गए? मैं तो गिने जा रहा हूँ अपने तरीके से, आप गिनो। 10 है, 12 तो नहीं है। ठीक, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 6 है। कैसे? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 इधर।
तो 6 है और ये क्या बच गया 4 डिवाइड बाय 2, अंतर आ गया 2। इसका मतलब दो ऑक्सीजन एटम के बीच में दो कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। अब अगर आपको आयनिक मॉलिक्यूल का निकालना है जैसे O2 पॉजिटिव, तो O2 पॉजिटिव में आप क्या करोगे, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन आप क्या कर दोगे कम। ऐसे ही आपको यहाँ पे O2 नेगेटिव निकालना है, तो O2 नेगेटिव में क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप बढ़ा दोगे, ठीक है। और ऐसे ही आप यहाँ पे O2 2 नेगेटिव में क्या करोगे, दो इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे बढ़ा दोगे। अब आप मेरे को ये इन तीनों स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर बताइए कैलकुलेट करके। पहले वाले को 1.5 आएगा। इसका कितना है, 2.5 एक आपने इलेक्ट्रॉन कम किया है यहाँ से, तो यहाँ से कम हो गया तो 10-5, तो ये ठीक है 2.5 आएगा। सेकंड, एक एंटीबॉडी 3/1.5 इसका ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का कुछ रिलेशंस मैं लिख रहा हूँ, वो यहाँ पे नोट कर लीजिए अपने पास कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मैम तो पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हो। और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड लेंथ। मेरे साथ तो चल रहा हूँ। यहाँ पे आप बॉन्ड एनर्जी भी लिख सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जगह। अब बॉन्ड ऑर्डर और इन्फ्लुएंस का यहाँ पे मतलब देख लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर एंड इन्फ्लुएंस। बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका 1 है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, अगर 2 है तो आपका डबल बॉन्ड है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड है। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 है और फ्रैक्शनल तो नहीं, नेगेटिव के ही है, डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर फ्रैक्शनल है आपका पॉइंट्स में, तो ये आपका क्या आ जाएगा, अनस्टेबल। तो आपको ये सारे मॉलिक्यूल्स अगर अरेंज करने में आ गए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी तो आप कर सकते हो। अगर आपको O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, ये सब अगर आपको अरेंज करने को आ गए तो आप इन्हें अरेंज कर सकते हो स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के। अब आइए नाइट्रोजन का बनाते हैं। इसमें बस वो एक जो भी है नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन, 7, 14 N2। देखिए यहाँ पे डायग्राम में एक छोटा सा अंतर अगर आपने नहीं क्रिएट किया तो नंबर लूज हो जाएंगे। क्या यहाँ पे आपने देखा, ये वाले डायग्राम में 2px 2py, बेटा बातचीत बंद करो, यहाँ पे सुनो, 2px 2py ऊपर है और 2pz नीचे है। इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2px 2py जो है वो नीचे और 2pz ऊपर है। ये अंतर अगर आपने नहीं किया, सेम आपको यहाँ पे भी करना है। आपको क्या करना है, ये पहले लिखना है, ये दोनों टर्म पहले और इसको आपको बाद में लिखना है 2pz को, ये ध्यान रखना है, वरना ये इस बात के नंबर आपके कट सकते हैं। वो इसलिए स्मॉल साइज की वजह से रिपल्शन हो जाता है सिग्मा ऑर्बिटल्स के बीच में। देखो ये भी सिग्मा है, ये पहले नीचे था तो सिग्मा था, दोनों में रिपल्शन होने की वजह से ऐसा हुआ है। चलिए अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे आप कितने इलेक्ट्रॉन डालोगे, 2। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2। फिर 2px, ये 2ps में आपके 2 आ गए, सिग्मा 2, ये 2ps में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर 9, 10, 11, 12, 13। तो पूरे मॉलिक्यूल में एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये क्या है, डायमैग्नेटिक। क्लियर है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स।
आठ नहीं है, 10 है। 10 एंटी बॉन्डिंग चार भाई ये सारे बॉन्डिंग है ना आपके, ये जो है इसको एंटी बॉन्डिंग में केवल लिख लेंगे हम। एंटी बॉन्डिंग तो यहाँ जा रहा है, ये गिन लीजिए 2 और यहाँ पे क्या 4 5 6 7 8 9 10 और बाकी कितने बचे 4। तो आंसर आ गया आपका 6/2 इज इक्वल टू 3, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ऐसे ही यहाँ पे N2 पॉजिटिव का बताइए, N2 नेगेटिव का बताइए। N2 2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे अनपेयर्ड में, अनपेयर्ड में जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे 5। 2.5 एक मिनट, यहाँ पे आपने यहाँ से N2 पॉजिटिव में हटाया था तो ये कितने हो गए 4 से 3 हो गए, नहीं ये 9 हो गए, ये 9 - 4 5, ठीक है। ये कितना है N2 नेगेटिव 2.5 फिर से, और ये N2 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव आ गए तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो वह ये एंटी बॉन्डिंग में आपके बढ़ रहे हैं 2 6, तो वो 2 आपका निकल गया, ठीक है। चलो थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा एक मिनट, कल यहाँ क्लास नहीं होगी? हाँ सर, कल मकर संक्रांति है, सही बात। नहीं मकर संक्रांति नहीं, मेरे को कल कहीं जाना है। मुझे भी जाना है सर, बहुत टेस्ट मंडे को।